आपने कहा आप 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो एक आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे, और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लाइक यूपीएससी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, जब फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे, कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं, और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है, और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ, सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करता रहता है, हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं, तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था, मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूं, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीजें जिंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ वहां का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहां मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के,
कि जो भी डिस्कशंस हो आमने सामने हों, उसमें सीधी सी बात है आलोचनाएं भी खूब होती थी और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को, आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंग्शियस होने लगा, मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है, पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था। मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फेज लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो काफी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूं। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूं करता रहूंगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयां छूट गई, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज क्या हैं। पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफरत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मजाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं तो उनका क्या हाल होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं, तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाए। तो पहला जो मेरा मिजाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं है, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पर रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूं, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक हो सकता है आप उड़ाते ना हो पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊं तो किसी से बात करवाता हूं ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए जीवन एक ही है और करने को इतनी चीजें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालांकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियां मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूं अभी, कई ऐसे प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलकर ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलकर वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल तो जाएंगे ही। और मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूं कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कम मालूम, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ। सर इसी में मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24-25-26 साल के आसपास है, और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं, और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी, और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं उनमें से कुछ वर्कोहलिक होते हैं। वर्कोहलिक वो है जिसको काम में इतना मजा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कोहलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में एक पर्पज है तो आमतौर पर उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज होना बहुत जरूरी है। पर्पज नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का जिक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में जिक्र है। अगर जिंदगी में एक पर्पज आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पज उनके जीवन में है। ऐसी कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पस वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां तनाव इतना ज्यादा है कि हंसी का बाजार सबसे ज्यादा वहीं पर है। हंसी का बाजार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहां लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहां तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज्यादा है, तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाजार है। तो आप में से भी अधिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी को इस कोने या उस कोने पे मत जीना चाहिए, जिंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मजा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं, अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूं, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं इनकंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी इनकंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही।
आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने इतना टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सब को देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होके आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के, और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्विक करवाइए काम को, कि मैं अगर ये काम करूं ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसका।